इन्फॉर्मेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज। इन वेरी सिंपल थिंग मैं कम्युनिकेशन को मीनिंग जो दूंगी बेटा, दैट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अब एक्सचेंज करने के लिए यूजुअली आई नीड टू पर्सन्स, एक सेंडर और सेकेंड वन इज रिसीवर। तो एक्चुअल में कम्युनिकेशन क्या है बच्चे, एक प्रोसेस है अपने आइडियाज को एक्सचेंज करने के लिए विद 2 और मोर पीपल्स। मिनिमम 2 होने चाहिए बात करने के लिए और 2 से ज्यादा लोग, बिकॉज कम्युनिकेशन ग्रुप में भी हो सकती है, टीम में भी हो सकती है, ऑल ओवर द कंट्री भी हो सकती है। जब प्राइम मिनिस्टर आके कुछ डिक्लेयर करते हैं, यूजुअली आपने सुना होगा न्यूज पे मन की बात, तो वो क्या होती है कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग होते हैं कम्युनिकेशन में, तो कम्युनिकेशन मिनिमम 2 और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट कि कितने लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ देख रहे हैं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग, बिहेवियर। इस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस में बच्चे एक होगा सेंडर और दूसरा होगा रिसीवर। अब जब सेंडर अपना मैसेज भेजता है तो उसको एनकोडिंग बोलते हैं, और रिसीवर जब रिसीव करता है उस मैसेज को तो हम डिकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आउट मेन, ये आ गया हमारे पास प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो बेटा, फर्स्ट वन इज सेंडर। सेंडर ने अपना मैसेज एनकोड, अब एनकोड करने के लिए बड़े सारे तरीके होंगे ना बच्चे। वो तरीके क्या है कि कौन सा चैनल आपने यूज किया। अगर मैंने किसी को कॉल किया तो कॉल करा तो फोन के थ्रू मैं बात कर रही हूँ, मैंने ईमेल किया तो मैं इंटरनेट के थ्रू, मैं पोस्ट कर रही हूँ, कोरियर कर रही हूँ, ऑडियो मैसेज भेज रही हूँ, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ, तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ चैनल जिसके थ्रू वो रिसीवर डिकोड करेंगे। फिर आपको यूजुअली कुछ ना कुछ फीडबैक तो आएगा ना, ईमेल करते हो तो रिस्पॉन्स आता है, कॉल पे मैं फेस टू फेस भी तो किसी से कम्युनिकेट कर सकती हूँ। अब मैं किसी को कुछ बोलूंगी तो वो भी तो आगे से रिस्पॉन्स करेंगे। तो दीज आर दी वेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे कितने तरह की कम्युनिकेशन होती है। तो कम्युनिकेशन पहले किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जैसे मैंने बोला जी कम्युनिकेशन के चैनल के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं। तो 3 तरह की क्लासिफिकेशन है बच्चे, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। आगे देखेंगे क्या होता है। और अगर नॉर्मली बात करें, जैसे हम अपने मैनेजमेंट वाली बात करते हैं तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जैसे ऑर्गेनाइजेशन 2 होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ऐसी कम्युनिकेशन भी 2 होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो पहले बात करेंगे वर्बल। फर्स्ट थिंग इज वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जब आप वर्ड्स का यूज करते हो और लैंग्वेज का यूज करते हो। अब इसमें सबसे पहले वर्बल में क्या आएगी बच्चे, नंबर 1 इज रिटन कम्युनिकेशन, नंबर 2 इज ऑरल कम्युनिकेशन। क्योंकि मैंने बोला वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज करते हो, वर्ड्स रिटन में भी हो सकते हैं और ऑरल भी हो सकते हैं। लैंग्वेज अब हिंदी है, इंग्लिश है, वो बोल भी सकते हो और लिख भी सकते हो। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चे, आप लेटर भेज रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, कोई ब्राउजर के थ्रू भेज रहे हो, कोई नोटिस भेज रहे हो, लीगल नोटिस भेज रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, दीज आर written and second one is oral. Oral means face to face, या फिर मैं कॉल के थ्रू आपसे बात करूं, तो ये होती है ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन में सेमिनार्स होते हैं, जैसे मैंने कॉन्फ्रेंस बुलाई ना, आई एम द स्पीकर, आप सब सुन रहे हैं, तो ऑरल कम्युनिकेशन हो रही है इस तरीके से। अगर मैं बोलूं तो वर्बल कम्युनिकेशन बच्चे इजीएस्ट, फास्टेस्ट और बहुत सक्सेसफुल फॉर्म है कम्युनिकेशन का। जितनी भी कम्युनिकेशन ह्यूमन में होती है उसका 7% कंप्राइज करता है। लर्न कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। पर्पस और स्टाइल में आते हैं बच्चे फॉर्मेट में। पहला आ गया हमारे पास वर्बल। वर्बल को कैसे याद रखोगे, 2 ही वर्ड्स याद रखने हैं, वर्ड्स एंड लैंग्वेज।
जहां पर वर्ड और लैंग्वेज का यूज होगा उसको हम वर्बल बोलेंगे। अब वो यूज रिटन वे में होता है या ऑरल वे में होता है तो उसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, रिटन एंड ऑरल। तो वर्बल के दोनों पॉइंट्स एक बार नंबर 1 पॉइंट जो है बच्चे वर्बल पूरा रीड कर लो कम्युनिकेशन तक, फिर आएंगे नॉन वर्बल पर। नाइन। चलो बता आगे। जस्ट आओ जी, अब चलते हैं हम नॉन वर्बल की तरफ। अब ऑब्वियसली वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज ऊपर कर चुके हैं, तो ये वाला जो कम्युनिकेशन होगा वो विदाउट वर्ड्स होगा। इट मींस नाउ वर्डलेस कम्युनिकेशन होगी। अब आप बोलोगे मैम बिना वर्ड्स के कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? बिना वर्ड्स के भी बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चे कम्युनिकेट करने के। पहले तो आपको याद है साइलेंस, एग्रेशन, फेस से, अपने फेस एक्सप्रेशन से हम बता देते हैं ना सामने वाले को। अगर हमें कुछ मना करना है तो बोलने की जगह अगर हम अपना सिर्फ हेड नोट कर दे तब भी हो जाएगी। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? वर्डलेस कम्युनिकेशन। वहां पर वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज हो रहा था, यहाँ पर यूज नहीं हो रहा, तो वर्डलेस में। अब फिर आप कैसे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हो बच्चे? आप के इमोशंस और आपके एक्सप्रेशन से बता देंगे कि क्या चल रहा है। तो फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप गुस्से में हो, नहीं हो, खुशी में हो, जो भी है वो आपके पहली चीज हम आपकी बॉडी लैंग्वेज से बता देंगे, ये होती है फिजिकल नॉन वर्बल। सेकंड आती है बच्चे पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? जब आप गुस्से में कुछ बोलते हो ना तो आपकी वॉइस की टोन बदल जाती है, पिच बदल जाती है। अच्छे से बोलना होता है तो और तरीका हो जाता है। आप अपना इमोशन, स्ट्रेस, सब पैरा लैंग्वेज ये होता है जब आप वर्ड्स तो यूज कर रहे हो बट उस वर्ड्स के यूज करने का स्टाइल बदल देते हो, और उस वॉइस क्वालिटी से, पिच से, स्ट्रेस, इमोशंस, बहुत सारे तरीके हैं। अब पैरा लैंग्वेज ना बच्चे वर्बल से भी ज्यादा फेमस है। टोटल कम्युनिकेशन का 38% यूज करते हैं। ये तो थी तो बहुत सिंपल सी। अब आते थोड़े से प्रोफेशनल में चलते हैं, एस्थेटिक कम्युनिकेशन। कई बार ना पेंटिंग देख के, आजकल बड़े सारे रियलिटी डांस शोज आते हैं ना, वो डांस के थ्रू एक स्टोरी प्रेजेंट करते हैं। तो जब आप कुछ प्रेजेंटेशन दो किसी डांस के थ्रू, किसी पेंटिंग के थ्रू, किसी आर्ट के थ्रू, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, एस्थेटिक कम्युनिकेशन। जब कहते हैं ना एक आर्टिस्ट ने अपना दिल रख दिया निकाल के, मतलब वो ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है पेंटिंग में। कुछ पेंटिंग तो देखने में हमें समझ भी नहीं आती ना, तो उसके लिए कुछ प्रोफेशनल नॉलेज, एक्सपीरियंस चाहिए होगा, उसको बोलते हैं एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एक बार पहले 3 रीड करेंगे बच्चे। फिजिकल नॉन वर्बल, वर्डलेस कम्युनिकेशन है ये, जहां पर बॉडी लैंग्वेज आएगी। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? जब बच्चे एक्चुअल वर्ड जो होते हैं वो रिवील हो जाते हैं, लेकिन आपके इंटेंशंस, आपके इमोशंस साथ में एक्सप्रेस होंगे। अब वो एग्रेशन भी हो सकता है, वो सरप्राइज भी हो सकता है, शॉक भी हो सकता है, स्माइल भी हो सकता है।
हेलो मैम। बोलो बच्चा, हो गया? यस मैम। चलो, अब उस 3 में नेक्स्ट आ गया बच्चे आपकी अपीयरेंस। अब यहाँ पर अपीयरेंस कहाँ होगी? ये वाली कम्युनिकेशन पता है कहाँ पर होती है? यूजुअली हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहली चीज आपको बोला जाता है व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू क्या करो, एक फॉर्मल ड्रेसअप में जाओ। फॉर्मल ड्रेसअप मतलब क्योंकि आप कैसे वेल ड्रेस्ड हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे दिख रहे हो, आपकी अपीयरेंस भी एक कम्युनिकेशन है। वो कुछ ना कुछ साइन हमें देती है। हर किसी के ड्रेसिंग सेंस से हम उसको जज करने की कोशिश करते हैं। यूजुअली एक फॉर्मल इंटरेक्शन है। तभी ऑफिसेज में आपने देखा होगा ना, वी विल ऑलवेज प्रेफर कि आप फॉर्मली आओ, फॉर्मल ड्रेस्ड होने चाहिए। स्कूल में क्यों ड्रेसिंग सेंस सबका सेम रखा जाता है? क्योंकि सबका सेम रहना एक कम्युनिकेशन होता है दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ सिंगल स्कूल। नेक्स्ट आ गया बच्चे सिंबल। सिंबल क्या होता है? रिलीजियस, स्टेटस, इको बिल्डिंग सिंबल्स। ये भी एक अलग तरह की कम्युनिकेशन है जहां पर हम अपने स्टेटस, अपनी प्रेस्टीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपकी विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है? साइंस, ग्राफिक के डिजाइन, कलर, बहुत सारे और तरीके यूज करके हम कम्युनिकेट करते हैं। आपने कई बार देखा होगा बच्चे, कहीं कहीं पे ना इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगे होते हैं। यूजुअली आप लोग हाईवेज वगैरह पे ट्रैवल करते हैं ना, तो वहाँ पे जो बोर्ड्स, बैनर्स होते हैं वो लाइटिंग वाले क्या होते हैं? वो एक तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वो बैनर्स भी कुछ बोल रहे हैं कि यस ये यहाँ पर होटल है, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप यूजुअली हाईवेज पे ट्रैवल करें तो वो अपने बोर्ड नेम के आसपास वो कलरफुल लाइट्स लगा देते हैं। एक्चुअली विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम कुछ देख कर भी कुछ जजमेंट ले लेते हैं। तो पहले वाले तीनों पॉइंट्स क्लियर है। अब आते हैं बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट्स पे, अपने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बच्चे? जहां पर वेल स्ट्रक्चर्ड सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप डिफाइन होगा। तो यूजुअली जहां पर रिलेशनशिप डिफाइन है रिपोर्टिंग का, तो वहां पर कम्युनिकेशन चैनल्स भी डिफाइन होंगे। क्यों? 3 ही तो लेवल है हमारे पास, टॉप लेवल, बॉटम, मिडिल लेवल और लो लेवल। अब टॉप मिडिल से बात करता है, मिडिल लो से बात करता है, तो ये कौन सी कम्युनिकेशन है? वर्टिकल कम्युनिकेशन है, जिसमें टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच आएगी। यूजुअली एक ही लेवल पर अलग अलग मैनेजर्स भी आपस में बात कर लेते हैं, उस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी आ सकती है। डायगोनल क्या होता है? एक टॉप लेवल का बंदा, जरूरी नहीं है ना जो फाइनेंस मैनेजर है वो सिर्फ फाइनेंस हेड से ही बात करे, वो प्रोडक्शन वाले से भी बात कर सकता है, उसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। तो एक बार फॉर्मल कम्युनिकेशन के तीनों टाइप्स देख लेते हैं। देखो बेटा, पहली चीज टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। सीएस, सीएमए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सब इसमें आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा बच्चे प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स एक्सेट्रा, सारे मैनेजर्स यहाँ पर आ गए। यहाँ पर प्रोडक्शन की टीम आ गई, फिर प्रोडक्शन वाले एम्प्लॉइज आ गए, ऐसी सेम एचआर की टीम, फाइनेंस की टीम एंड मार्केटिंग की टीम। अब आप बेटा वर्टिकल अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एचआर से बात करी कि भाई प्रोडक्शन वालों को न्यू रिक्रूटमेंट की जरूरत है। एचआर वाले ने प्रोडक्शन की रिक्रूटमेंट से बात करी, सॉरी अपनी टीम से बात करी, आगे जो भी एम्प्लॉइज है रिक्वायरमेंट जो भी थी इनको भेजी और ये आगे उस काम को, ऑपरेशन को फिनिश करेंगे। ये है वर्टिकल कम्युनिकेशन, टॉप टू बॉटम। और ऐसे ही जब ये काम कर लेंगे, ये अपनी रिपोर्ट एचआर को देंगे, एचआर आगे बीओडी को देगा, बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो यूजुअली वर्टिकल में दो अप्रोच आई बेटा,
टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। नेक्स्ट आते हैं हम, प्रोडक्शन मैनेजर एचआर मैनेजर से बात कर सकता है, एचआर मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से बात कर सकता है, फाइनेंस मैनेजर मार्केटिंग से बात कर सकता है, ये वाली टीम ऑपरेशंस के लिए इनसे बात कर सकती है, ये इनसे भी बात कर सकता है और ये इनसे भी बात कर सकता है। एक ही लेवल पे सीए बीओडी से भी डिस्कस कर सकता है, बीओडी सीएमए से डिस्कस कर सकता है, सीएस सीएमए से डिस्कस कर सकता है। इसको बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल, अक्रॉस सेम लेवल। नेक्स्ट आता है बेटा, हो सकता है सीए को कुछ काम मार्केटिंग वाले से पड़ जाए, मार्केटिंग वाले को कुछ काम फिर इधर से पड़ जाए, तो ये होती है डायगोनल कम्युनिकेशन। टॉप लेवल ऑफ वन डिपार्टमेंट communicates with middle or low level of different department। जब हम टॉप लेवल किसी और डिपार्टमेंट का, मिडिल लेवल किसी और डिपार्टमेंट का, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल अप्रोच। एक बार ना ये डायग्राम बना लो। मैम जी मैम ईसीआर में सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यस, रिटर्न कुछ नहीं होगा? बताऊंगी, पहले टॉपिक समझ जाओ, पेपर का फॉर्मेट समझा दूंगी आपको। जब प्रैक्टिस करेंगे ना सबका क्वेश्चन का फॉर्मेट एक्सप्लेन करा। डन मैम। पढ़ो बेटा एक बार फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों। डन मैम। अब ये जो नेटवर्क है बच्चे, ये मैं ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। वर्टिकल क्या है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। नेक्स्ट आते हैं सर्किट नेटवर्क पे। ये होता है बच्चे सर्किट। सर्किट नेटवर्क क्या होता है, ए और बी दो फोर्सेस हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब ये ग्रुप भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। एक पर्सन ने कोई मैसेज दिया, फिर उसका फीडबैक आएगा। दिस इज अ सर्कुलर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है बच्चे चेन। जब दो से ज्यादा लोग हो जाते हैं, देखो ए ने चेन बनाई, आगे दो मेंबर्स चल रहे हैं, अब ई एफ से कम्युनिकेट करे, अब जी से, ए ने बी से भी कम्युनिकेट किया, तो यहाँ पर दो चैनल एक साथ चलेंगे नेटवर्क के। ठीक, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी मैं आपको बता देती हूँ। पहले दो में एज सच हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन एक बार फिर भी रीड करना जरूरी है। वेट, देख लो बेटा स्क्रीन पे वर्टिकल और सर्किट की डेफिनेशन।
डन मैम। आप देखते हैं बच्चे चेन नेटवर्क में ना कुछ प्रॉब्लम आती है। अब क्या प्रॉब्लम आती है ना वो चीज मैं आपको बता देती हूँ। देखो ए ने ना कुछ कम्युनिकेट किया ई को भी और ए ने कुछ कम्युनिकेट किया बच्चे बी को भी और फर्दर ई एफ को कम्युनिकेट करेगा एफ जी को। जब ना एक कोई भी आइडिया हो या कोई भी मैसेज हो वो बहुत सारे चैनल से निकलता है ना तो वो फिल्टर होता जाता है। क्योंकि जैसा ए ने ई को समझाया होगा ई बिल्कुल वैसा तो नहीं एफ को समझाएगा और एफ बिल्कुल वैसा जी को नहीं समझा पाएगा। पहली चीज ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है और कम्युनिकेशन ना बहुत क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे को जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो फिल्टर होते होते पता चलता है कि जो एक्चुअल मैसेज था ना और जो मैसेज रीच हुआ फाइनल डेस्टिनेशन तक उसमें बहुत डिफरेंस आ गया। तो आपके सामने चेन नेटवर्क की एक बार डेफिनेशन है बेटा, रीड करो इसको। डन मैम। एक डायग्राम दिख रहा है ना, इस डायग्राम में कुछ जज कर पा रहे हो? ए एक इंडिविजुअल है समझ लो, ए से ना सब कम्युनिकेट कर रहे हैं, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, डी भी कर रहा है, ई भी कर रहा है, एफ भी कर रहा है और जी भी कर रहा है। बट एक चीज याद रखना, बी सी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, सी डी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ये कब होता है बच्चे? फॉर एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का। अब ए इज मिस्टर मुकेश अंबानी, ठीक। अब बी क्या है बच्चे? रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, सी क्या है? इंश्योरेंस, डी क्या है? फार्मास्यूटिकल, एसईजी कंसल्टेंट्स, एफ कुछ और, ई कुछ और। सारे इंडिविजुअल बिजनेस है लेकिन हर कोई अटैच किससे है? मिस्टर मुकेश अंबानी से। तो ए से सब कम्युनिकेट करेंगे इंडिविजुअली, एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं। तो ये एक्चुअल में वो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है बच्चे जब ना कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी ए को और उनके अंडर में ना बहुत सारे लोगों जो कंट्रोल कर रहे हैं और जिनको वो कंट्रोल करे ना वो आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। बी का सी से कोई रिलेशन नहीं, सी का डी से कोई रिलेशन नहीं। या फिर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जब वो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की हेड होती है या उसकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी होती है, वो अकेली एक होल्डिंग कंपनी है, तब इस तरह का नेटवर्क आता है वी एंड स्कोप नेटवर्क। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे वो ए से मिलेंगे आपको, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है बीच में, और जो भी आप फीडबैक दोगे वो इसी में दोगे। तो ए यहाँ पर जो है ना पढ़ो बेटा, व्हील एंड स्कोप नेटवर्क। मैम। ठीक है, अब बस बच्चे इस वाले नेटवर्क में प्लीज 2 पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ कि ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, बी सी डी ई एफ जी जितने भी कंपोनेंट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट चैनल्स। ये बात प्लीज याद रखना, क्योंकि यहीं पर जब केस स्टडी या कुछ ऐसा एग्जांपल दिया होता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से कम्युनिकेशन नेटवर्क को सिलेक्ट करें, क्योंकि उसमें ना सब एक जैसे लग रहे होते हैं आपको, तो वो सिचुएशन के हिसाब से देखना। डन मैम। चले, नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्टार नेटवर्क।
क्या डिफरेंस लग रहा है व्हील स्पोक में और स्टार नेटवर्क में? सर मैम सब एक दूसरे में इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, सब डिपेंडेंट है। यहाँ पर पहली चीज कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है और सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अच्छा, ये वाली कम्युनिकेशन कब रिक्वायर होती है? जैसे ना फॉर एग्जांपल स्कूल में ना एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मिलता था बनाने के लिए, और प्रोजेक्ट पे ना 5-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया। अब वो पांचों स्टूडेंट जब एक टीम में काम करेंगे ना, तो उन पांचों को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो व्हेनेवर अ टीम वर्क इज रिक्वायर्ड, अ ग्रुप कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं ना, 4 या 5 लोग मिलके, ए बी सी डी ई 5 लोगों का ग्रुप हो गया। अब कोई मैसेज भेजना है वो पांचों को एक साथ चला जाएगा। तो फास्टेस्ट मीडियम होता है एक ही टाइम पर सबको जो भी कम्युनिकेशन या मैसेज आपको पहुंचाना है वो पहुंच जाता है। यूजुअली ये वाला कम्युनिकेशन तभी चलेगा बच्चे जब सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। सेकंड चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से कॉन्फिडेंशियल ना हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन जब जाएगी तो वो सबके पास जाएगी। यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फ्रीली होता है, विदाउट हिंड्रेंस होता है। इसको बोलते हैं स्टार नेटवर्क। आपके सामने 3 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन है, एक बार रीड कर लो बस। डन मैम। याद रहेंगे सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब आ जाओ जी, एक कम्युनिकेशन की फीचर्स क्या है। एक अच्छी कम्युनिकेशन अगर हम चाहते हैं तो क्या फीचर्स है उनके। फर्स्ट चीज क्या बच्चे, वेरी इट शुड बी वेरी क्लियर, अनएम्बिगुअस टर्म्स होनी चाहिए। आपका मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए। इट मींस योर मैसेज डज नॉट हैव एनी हिडन मीनिंग और डुअल मीनिंग। ऐसी कोई बात मत करो जो समझ में ना आए सामने वाले को और कंफ्यूजन में डाल दे। ऐसा कोई हिडन मैसेज आपके उसमें नहीं होना चाहिए कि उस मैसेज के अंदर कोई मिस्ट्री थी या हिडन मैसेज था, तो वो सब हमें नहीं चाहिए। सेकेंड आता है बच्चे कंसाइज। ब्रेविटी जो है ना वो एसेंस है बिजनेस कम्युनिकेशन की। कंसाइज का मतलब क्या होता है? ब्रेविटी का मतलब है शॉर्ट में, शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। एक बार फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ को पढ़ो। मैम मैम हेलो मैम। डाउट है बेटा? मैम सेकंड पॉइंट समझाना एक बार। पहला क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को ना कोई मैसेज भेजें या ईमेल भेजें। अगर हम किसी को कोई भी मैसेज भेजते हैं, कोई भी ईमेल भेजते हैं ना, अगर वो 10-15 पैराग्राफ्स की है फॉर एग्जाम्पल, पढ़ोगे? नो। कई बार ना आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं ना, बहुत लंबी स्टोरी होती है, क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। यूजुअली कोई भी लॉन्ग ड्रॉन मैसेज नहीं पढ़ना चाहता इन दी ऑफिशियल मैटर्स टू। अगर मैंने आपसे ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन मांगी है, कोई प्रोडक्ट लॉन्चिंग की डिटेल्स मांगी है, तो आप मुझे उसे शॉर्ट में दो। मुझे वहां पर बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस नहीं चाहिए, रेपिटेशंस नहीं चाहिए, क्योंकि कोई एग्जाम तो है नहीं कि आपको 100 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं तभी मार्क्स मिलेगा। तो जितने रेलेवेंट वर्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा जब कुछ लोग ना यूजुअली शॉर्ट हैंड वगैरह सीखते हैं, शॉर्ट हैंड के बेसिस पे कोर्स होता है, जॉब लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? बहुत एक्सप्लेन सब्जेक्ट जो भी स्टेटमेंट है उसको हम शॉर्ट में धीरे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है
कंसाइज का मीनिंग, कंसाइज का मीनिंग यही होता है बच्चे, इंग्लिश वर्ड कंसाइज का भी मीनिंग होता है शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। थर्ड आता है बच्चे कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, आपने जो भी चीजें लिखी है ना, जो मैसेज मुझे भेजा है, इट शुड बी कंप्लीट। उसके बेसिस पे फैक्ट फिगर जो भी है ना, वहां पर सफिशिएंट डिटेल है, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फोर्थ आता है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस का ध्यान रखें, क्योंकि ना कई बार सेम वर्ड्स बहुत अलग अलग तरह के मीनिंग ले आते हैं जब हम उनको पढ़ने लगते हैं। तो क्योंकि रिटन मैसेज है तो इमोशंस तो दिखेंगे नहीं ना कि आप एंगर में बोल रहे हो या हैप्पीनेस में बोल रहे हो। तो कोहेरेंट मींस जो भी टॉपिक है रिलेवेंट हो, कनेक्टेड हो और एक फ्लो में इंफॉर्मेशन चल रही हो, बोरिंग ना लगे या ऐसा ना लगे कि आप पता नहीं क्यों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, फिर दूसरे से तीसरे पॉइंट पर आ रहे हो। कई बार मूवी आती है, कोई न्यू मूवी आती है ना, आप बोलते हो स्टोरी सही नहीं थी, पता ही नहीं चल रहा था स्टोरी कहाँ जा रही है, कभी कोई सीन दिखा रहे कभी कोई सीन दिखा रहे, इट मींस दैट मूवी वाज नॉट कोहेरेंट। कोहेरेंट होता है बच्चे एक सिंगल फ्लो में जाना, ठीक है। नेक्स्ट कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी रिसिपिएंट की डिटेल्स अवेलेबल है। यस मैम। तो यहाँ पर कंप्लीट का क्या मीनिंग होता है वो मैं बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे गए और आपने उसको बोला कि मुझे एक एलईडी चाहिए, आप इतनी बात कह के रह गए ना, उसको ये तो बताओ मुझे कितने इंचेस का चाहिए या मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे स्मार्ट चाहिए या नॉर्मल टीवी चाहिए, जो भी है। तो आपकी कम्युनिकेशन में वो सब, क्योंकि अगर आप उसको सीधा बोलोगे एलईडी तो वो आपको इतने ऑप्शन दिखाएगा, फिल्टर हो ही नहीं पाएगा। अच्छा कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग गए, अमेजोन की ऐप खोली और आपने सीधा लिखा मोबाइल फोन्स, वो 1000 रुपए से लेके 50,000 तक के मोबाइल फोन दिखाएगा ना। वहां पे एक ऑप्शन होता है फिल्टर, फिल्टर में जाके क्या क्लिक करते हो, प्राइस रेंज, ब्रांड। इसका मतलब क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी ना वो फिल्टर होकर है और वो कंप्लीट हो। इसी तरीके से हम भी यही कहते हैं कि योर इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। अगर हम आपसे कुछ मांग रहे हैं तो आप हमें नेसेसरी डिटेल्स दें। इंस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन है बच्चे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी को ईमेल भेजती है, फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने कोटेशंस भेजती है किसी को, उस कोटेशंस में क्या होता है, आपने कोई भी डिटेल्स भेजी, स्पेलिंग एरर थी, प्रोडक्ट की डिटेल्स गलत थी, तो यूजुअली हम बोलेंगे, कई बार हम रिज्यूमे किसी का देखते हैं, सीवी देखते हैं, बायोडाटा देखते हैं, कोई स्पेलिंग एरर होता है, हम बोलते हैं इसको सीवी बनाना तो आता नहीं, जॉब क्या करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर आपकी रेपुटेशन की बात आती है। कर्टिसिस का मतलब क्या होता है, देखो बच्चे, जहां भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी ना, ये बात हमेशा याद रखना, यू मस्ट बी वेरी पोलाइट, ऑनेस्ट, ओपन एंड बहुत ही स्लो बोलने वाले। मतलब ऐसा ना हो कि सामने वाले को लगे कि आप गुस्से से बात कर रहे हो। आपने कभी देखा कस्टमर केयर से कॉल आता है, उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि आप उनको कितना भी रूडली बोलो या कुछ हो, फिर भी आपसे पोलाइटली ही बात करके कॉल को कट कर देते हैं, क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन फॉलो कर रहे हैं चैनल, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, और हम जो कर देते हैं ना वो इनफॉर्मल होता है, हम कुछ भी बोल देते हैं उनको, लेकिन वो फिर भी आपने देखा होगा हैव अ नाइस डे बोलते हैं या ग्रीटिंग्स, आपको डे विश करते हैं, लास्ट में सॉरी भी बोलते हैं कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, वो पूछते भी हैं कि सर आप हमारे आपके लिए इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, सेटिस्फाई है या नहीं है। तो वो एक फॉलो कर रहे हैं किसको बच्चे, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल को, और हम कुछ भी बोल देते हैं आगे से, लेकिन स्टिल वो आपसे पोलाइटली बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वहां पर नेगेटिव टोन होती ही नहीं है, एक्सक्लूडेड टोटली। आपका एंगर, ऑब्सेशन, ऑफेंसिव टॉक्स, हिडन नेगेटिव टॉक, ये सब हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो अपनी बात शुरू करने से पहले उसको बोल लेने दे, क्योंकि इनकम्प्लीट लिसनिंग भी ना बहुत ही हजार्डियस प्रूफ होती है। जब सही से समझा नहीं काम क्या करना था, आधा सुन के काम करने चले जाओगे तो काम करोगे कैसे, प्रॉब्लम आएगी ना ऑपरेशंस में। तो अगर ऐसा कुछ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बार इंटरव्यू ऑन कॉल्स होते हैं तो आपको बोला जाता है ना, आप ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो थोड़ी देर, क्योंकि नॉइज ना हो, कोई साउंड ना हो, कोई नेटवर्क इशू ना हो, क्योंकि रीजन जो है बच्चे, या तो बात समझ नहीं आएगी, या आगे समझ आएगी, या मिसअंडरस्टैंड हो जाएगी, गलत समझ आएगी। यही 3 चीजें हो सकती हैं कि जब आप किसी की बात को ध्यान से नहीं सुन रहे। ध्यान से ना सुनने का ये मतलब नहीं है बच्चे कि मैं केयरलेस हूँ या मैं आपको बोलूँ कि आप केयरलेस हो। कई बार जिस नेटवर्क के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो नेटवर्क भी नॉइस क्रिएट कर देता है। भाई नेटवर्क आ नहीं रहा प्रॉपर्ली, कुछ और इश्यूज आ गए उस मीडियम में,
लेट इन्फॉर्मेशन इधर उधर जा रही है। तो यहाँ पर इन सब चीजों में भी 3 चीजें होती है बच्चे, या तो समझ ही नहीं आएगी बात, नॉट अंडरस्टूड, पार्शियली आधी समझ में आएगी, या फिर गलत समझ में आएगी, मिस अंडरस्टूड। ये है लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी हैव 7 important points for effective communication. Read it out. Done, ma'am. अब तक हमने जितने पॉइंट डिस्कस किया उन्हीं में ये दोनों पॉइंट्स भी इंक्लूड है, 8 और 9। बड़ा फिर पढ़ाते हैं बैरियर्स। मैम हाँ जी, हम 9th पॉइंट समझाना। 9 पॉइंट है बच्चे, इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, आप आराम से बात कर रहे हो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि रोशन आराम से बात करनी है, आराम से बात करनी है, आप भी आराम से बात कर रहे हो, लेकिन जो सामने वाला कम्युनिकेटर है वो आराम से बात नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि आप अपने पेशेंस लूज कर दो। तो हमें ये देखना है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर एक के कंट्रोल में तो है नहीं, क्योंकि ये इंटरेक्शन है 2 लोगों की, तो एक को समझाने से काम नहीं चलेगा, दोनों को ये बात समझनी पड़ेगी, तभी आपकी जो भी कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो पाएगी। अगर एक बंदा पोलाइट है और सामने वाला नहीं है, तो एक लिमिट तक सामने वाला बंदा अपनी पोलाइटनेस को मेंटेन करता है, अदरवाइज वो भी शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, या वो अपने पेशेंस को लूज कर देगा एक सर्टेन इक्विलिब्रियम के बाद। ठीक है, चलो जी, अब बात यस करते मैम। हैं, इतनी सारी बातें कर ली कि कम्युनिकेशन ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन यूजुअली नहीं हो पाता भाई। अब बहुत सारे बैरियर्स आते हैं एक अच्छा कम्युनिकेशन करने में। सबसे पहला आता है बच्चे फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब, हम अभी जैसे हम कम्युनिकेट करें तो इंटरनेट का इशू आ जाए, कॉल पे मैं बात करूँ नेटवर्क का इशू आ जाए,
आप हिमाचल के किसी जगह हाईली एरिया पे गए हुए फॉर एग्जाम्पल, अब वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, तो ये पहला बैरियर तो फिजिकल हो गया जो कि टेक्निकल होता है, या फिर हम ना रोड पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, ट्रैफिक का नॉइज आ रहा है, तो ये फिजिकल बैरियर। सेकंड आता है बच्चे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ना हमने बड़े सारे फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स, हाइब्रिड, ये सब स्ट्रक्चर पढ़े थे मैनेजमेंट में। अब कई बार ऐसा होता है कि एक ना बड़ा फिक्स चैनल है कम्युनिकेट करने का, कि मिडिल लेवल में ये इसको कम्युनिकेट कर सकता है, ये इसको, अब फिर इतना गैप आ जाता है और कम्युनिकेशन प्रोसेस इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना कि बंदा चाह के भी बात नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता है आज मैं कोई कंप्लेंट डालूंगी वो 4 दिन बाद टॉप लेवल तक जाएगी, फिर कोई डिसीजन आएगा, उससे पहले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जानी है। तो जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, वहां पे कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स प्रॉपर्ली क्लियरली मेंशन ना हो, हमारे पास सिस्टम ही नहीं है भाई, मेरे पास ईमेल आईडीज ही नहीं है सीनियर्स की डायरेक्टली करने के लिए, मुझे अपने टीएल को बताना पड़ता है, टीएल ही मैनेजर से बात कर सकते हैं, तो बहुत सारी कंफ्यूजन आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बैरियर आ जाते हैं। थर्ड आता है बच्चे लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब यूजुअली इंडिया में रहते हैं, इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, तो समटाइम्स जब दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे तो हो सकता है लैंग्वेज का बैरियर आ जाए। अब कुछ जगहों पे ना जब जॉब करते हैं तो यूजुअली बोलते हैं ना आपको ये पर्टिकुलर लैंग्वेज आनी चाहिए, क्यों रखते हैं हम, अगर हमारे क्लाइंट्स फॉर एग्जांपल फ्रांस के, वो हम रखते हैं ना एक फ्रेंच पर्सन को अपने साथ रखते हैं कि वो कम्युनिकेट करेगा और कन्वर्ट करके हमें बताता जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चे कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स का मतलब क्या होता है, रिलीजन, कास्टिज्म, जियोग्राफिकल लेवल पे बोल रहे हैं तो यहाँ दिल्ली में दिवाली पूजा होती है, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी अच्छे से मनाते हैं, कोलकाता या इधर साउथ की जगह पे दुर्गा पूजा बहुत सारे, तो कल्चरल बैरियर्स बहुत आते हैं, उधर उस टाइम छुट्टी होगी, यहाँ इस टाइम छुट्टी होगी। ये जब रिलीजन्स और उनकी बिलीफ्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, 2-3 फैमिलीज आपस में मिलती हैं लेकिन सबके कस्टम्स अलग अलग होते हैं, कोई बहुत वेजिटेरियन फैमिली है, कोई नॉन वेजिटेरियन, तो ये सब कल्चरल बैरियर्स हैं आपके कम्युनिकेशन। तो पहले एक बार चारों पढ़ेंगे, फिजिकल, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बैरियर ऑफ लैंग्वेज एंड बैरियर ऑफ कल्चर। डन मैम। अब आते हैं नेक्स्ट, इमोशनल बैरियर। आपकी इंटेंशन, जेलसी, एंजाइटी, कोई आपको नहीं पसंद, आपकी पर्सनल फीलिंग्स, आपकी सेंटिमेंट्स, आपका एटीट्यूड, आपकी ईगो, कई बार आपकी एबिलिटी से भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ये सब भी कम्युनिकेशन के बैरियर। नाम बोलता मैं क्यों किसी जूनियर से बात करूं, वो आएगा मेरे पास बात करने के लिए, तो ये इस तरीके से एक पहला आया कि एबिलिटी और क्वालिटी, सेकंड आ गया एटीट्यूड, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं यूजुअली। एटीट्यूड यहाँ पर सिर्फ ईगो वाला एटीट्यूड नहीं है बच्चे, लेजी, शाय, इंट्रोवर्ट, कुछ लोग बहुत होते हैं ना, बहुत जल्दी किसी लोग से बात नहीं करते हैं, इस तरीके से हेजिटेशंस। परसेप्शन, पहले से ही कुछ सोच लो, किसी से बात करने से पहले माइंड में ना अपनी एक सोच बना लेना। परसेप्शन बैरियर एक ही वजह से होता है, तो मिसकम्युनिकेशन हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कई बार बच्चे हेल्थ, जब आपकी फिट ना हो, आई साइट प्रॉपर नहीं है, हियरिंग नहीं है, ये कुछ लोगों में होता है, जैसे सीनियर एज में है, नहीं सुना ध्यान से, भाई हियरिंग कैपेसिटी अब वो काम नहीं कर रही है, कुछ डिफिकल्टीज है। कई बार यंग एज में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। टेक्नोलॉजी बैरियर्स क्या होते हैं,
मैं बोलती हूँ रोशन मुझे आपको वीडियो क्लास प्रोवाइड करानी है, वीडियो लेक्चर, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो कहाँ से करेंगे? तो ये सब जब टेक्नोलॉजी की वजह से बैरियर्स आएंगे, या कोई नई टेक्नोलॉजी आई, आपको वो सॉफ्टवेयर आता है, मुझे वो सॉफ्टवेयर ही नहीं आता, आप बोलोगे मैम उस सॉफ्टवेयर पे क्लास लो, मैं बोलूंगी मुझे तो वो सॉफ्टवेयर नहीं आता, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे सेम प्लेटफॉर्म पे। दिस इज टेक्नोलॉजी बैरियर्स। लास्ट कुछ जेंडर मैन एंड वुमेन, ये तो आपको पता ही है, तो हमारी एक इंफीरियर सी प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो बेटा 5 से 10 पॉइंट्स। यस मैम। डन मैम। केस स्टडी रीड करनी है आपको, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि पहले जब चैप्टर पढ़ा होगा तभी समझाने का फायदा होगा। स्टार्ट करते हैं बच्चे नेक्स्ट चीज से। नंबर 1 बच्चे अल्फाबेट्स। होते तो टोटल ए से जेड तक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वॉवल्स और, याद है कुछ बचपन की बातें? वॉवल्स कितने होते हैं रोशन? ए ई आई ओ यू, बाकी रिमेनिंग जो रह जाएंगे वो सब क्या है बच्चे? कॉन्सोनेंट्स। अब देखो सेकेंड, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स क्या बनाएगा बेटा? वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बनाएगा बच्चे? सेंटेंस। लेकिन एक कंडीशन, कंडीशन क्या है बच्चे? चाहे ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स हो या वर्ड्स हो, मीनिंगफुल मैनर में अरेंज करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला ROSHAN, कितने? 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स हो गए ना, 6 अल्फाबेट से एक वर्ड बन गया। लेकिन अगर ये इस तरीके से प्रॉपरली ना लिखा हो, मैंने आपके सामने कुछ भी ऐसे 6 अल्फाबेट्स लिख दिए, ग्रुप तो कर दिया, लेकिन इससे वर्ड नहीं बना। क्यों नहीं बना बच्चे? क्योंकि वो मीनिंगफुल मैनर में होना चाहिए। सेम जब आप वर्ड्स की ग्रुपिंग करें तो वो क्या बनेगा बच्चे? सेंटेंस बनेगा, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी मीनिंगफुल मैनर में होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स है हमारे सामने, अल्फाबेट्स, वर्ड्स एंड सेंटेंस। रीड नोट करो, फटाफट हेडिंग डालो सेकंड टॉपिक की, सेंटेंसेस। डन मैम। अब देखो बच्चे एक सेंटेंस बनता कैसे है। सबसे पहले आता है बेटा इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
verb and object. Subject, object, helping verb and verb. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम is playing cricket. In this sentence, राम क्या है बेटा? सब्जेक्ट, इज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब हो गई और क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब कुछ चीजों के ऑब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अगर ही है तो हिज एंड हर, सॉरी हिम। शी है बेटा तो हर ही आता ओनली। WEV है तो अवर और अस। यू है तो योर्स या फिर यू ही रहता है। दे है तो देम हो जाता है, देयर या देम हो जाता है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगी जब हम वॉइसेस पढ़ेंगे, स्पीच पढ़ेंगे, तो हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो इट का इट ही रहता है बेटा, एक बार नोट करो। वन मैम। ऐसे ही जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया, नेक्स्ट चीज क्या है बेटा? फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होगा बच्चे? कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब सब प्रेजेंट नहीं होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो जरूर होंगे, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल, अ ब्लू ड्रेस, 5 o'clock। किसी ने टाइम पूछा, मैंने रिस्पॉन्स बोल दिया 5 o'clock। ये सब फ्रेजेस होते हैं बच्चे, जहां पर एक वर्ड्स तो होंगे बट वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना रहे, बट ये जो फ्रेजेस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, ये कुछ ना कुछ इंडिकेट जरूर कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इनको हम फ्रेजेस बोलते हैं, बिकॉज दे क्रिएट मीनिंग। कंप्लीट नहीं है, विदाउट बीइंग कंप्लीट। कंप्लीट ना होने के बावजूद भी ये कोई ना कोई मीनिंग जनरेट कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चे फ्रेज। नोट कर लो इसके बाद, ये वाला नोट कर लिया, सेंटेंस वाला। यस मैम। डन हो गया मैम, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चे, क्लॉज।
जैसे हमने फ्रेज और सेंटेंस पढ़ा, ऐसे क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? विच हैज टू मेन पार्ट्स। और वो मेन पार्ट्स क्या है बेटा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। It is usually part of sentence. अब क्लॉज हमारे पास दो होते हैं बेटा। पहला है मेन, या फिर इसको इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। सेकंड क्लॉज है हमारे पास सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। He has piece of cake. He has a piece of cake made by milk and flour. फर्स्ट एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट क्लॉज है बच्चे, क्योंकि पीस ऑफ केक, उसके पास पीस ऑफ केक है, लेकिन यहाँ पर पीस ऑफ केक किस पे डिपेंड हो गया बच्चे कि वो किससे बना हुआ है? मेड बाय मिल्क एंड फ्लावर। तो ये होता है क्लॉज। यूजुअली पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो which has two main parts, subject and predicate। यूजुअली a part of sentence क्लास दो तरह की है क्लॉज, मेन, इंडिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट। तो फर्स्ट वन का जो है एग्जाम्पल पीस ऑफ केक ओनली, आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, नोट कर लो, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। डन मैम। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा ये है बच्चे, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। एक बार जूम कर देते हैं, एक बार फ्रेज और क्लॉज देख लो, हमने जो लिखा वही है वैसे तो।
डन मैम। नेक्स्ट है बच्चे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के पार्ट्स मैंने जो आपको लिखवाए हैं वही आपको याद करने हैं। कुछ एग्जांपल्स है जैसे माय ब्रदर वर्क्स इन दुबई, ट्रेन अराइव लेट, ये सारे एग्जांपल्स हैं। यूजुअली चलते हैं हम पहले अपने आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के साथ। वर्ब्स हम बाद में करेंगे, पहले करते हैं वेट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। अच्छा, एक और चीज, स्कूल टाइम में ना हम लोगों को 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कराई जाती थी। डू की, डिड, डन, याद है कुछ? मैम एक बार रिपीट करना, क्या बोला? जैसे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब करते थे ना, प्रिपेयर की 3 फॉर्म्स वर्ब क्या होगी? प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर, टीच की क्या होगी? टॉट, टॉट, यस मैम, यस। हाँ। तो वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा भी कुछ याद नहीं रखना। पहले आते हैं किस पे? फ्रेजेस पे। तो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आपको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ बेटा। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन समझते हो? इज, द कहाँ लगाना है, ए कहाँ लगाना है, एंड कहाँ लगाना है। गलत प्रेपोजिशन यूज करते ना। पंचुएशन, कहाँ पर हाइफन लगेगा, कहाँ पर कॉमा लगेगा, कहाँ पर सेमीकोलन लगेगा, कहाँ पर कॉलन लगेगा, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, ये होती है पंचुएशन। तो ये सब हमारे राइटिंग स्टाइल में हमें काम आएगा। देखते हैं राइटिंग स्टाइल में कैसे काम आएगा। तो पहले फ्रेज में पहली आ गई बच्चे प्रेपोजिशनल फ्रेज। जैसे इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिवन विद अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद अ प्रीपोजिशन। जैसे ए लगा होगा बच्चे, शी, माय, देखो, टू, हिम, इन, द एंटायर फैमिली, ये सब प्रीपोजिशंस होती हैं। सेकंड आता है बच्चे नाउन। नाउन याद है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। हिंदी में बुलवाते थे आप लोगों को संज्ञा, अगर याद हो तो। संज्ञा। हाँ, ठीक है। तो नाउन फ्रेजेस क्या है? जहां पर भी इस तरीके से किसी का नेम यूज हो रहा हो। सेकंड वर्ब फ्रेज बच्चे, जैसे यहाँ पर आता है ना, ईटन, ईटिंग, ईटन, ईटिंग, ये सब वर्ब्स होती हैं। ठीक है, जो भी काम हम कर रहे होते हैं, वर्ब्स को हिंदी में भी क्रिया बोला जाता है। व्हाटएवर एक्टिविटी वी आर डूइंग इज नोन एज वर्ब्स, चाहे वो रनिंग हो, प्लेइंग हो, ईटिंग हो, कुछ भी हो, इस तरीके से। तो यूजुअली हमारे पास 3 तरह के फ्रेज आ गए, प्रेपोजिशन हो, नाउन हो या वर्ब हो। वैसे ऐसा कुछ एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वहां चलते हैं। आपके पेपर में यहाँ से बच्चे क्वेश्चन आना ही आना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में से। इस चैप्टर में से जो भी फेवरेट पार्ट बनता है ना एग्जामिनर का, दिस इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस, की सेंटेंस किस तरह के होंगे, या पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा आपके सामने ना, मैं एक सेंटेंस लिख दूंगी और पूछा जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है इतने सारे टाइप्स में से। डिक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ये सारे आप लोग स्कूल टाइम में भी पढ़ चुके हो। पहला आते हैं डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जब मैं कुछ बोल रही हूँ, एक्सप्रेस कर रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ, अपनी ओपिनियन दे रही हूँ। अब ये डिक्लेरेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मुझे काम करना है तो भी ठीक है, मुझे काम नहीं करना है, मेरी डिक्लेरेशन है ना। आपने मुझसे पूछा मैम क्वेश्चंस कराओगे, मैंने बोला यस आई डू, तो क्या होगी? डिक्लेरेटिव है बट पॉजिटिव है। आपने पूछा, मैंने बोला ये नो आई विल नॉट, ये भी तो डिक्लेरेशन ही है कि मैं मना कर रही हूँ, तो ये नेगेटिव है। तो डिक्लेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ना, फर्स्ट वन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। आओ जी, फर्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ना एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल ही दिए होते हैं और पूछा जाता है आपसे कि डिक्लेरेटिव कौन सा। रेनिंग, child is going to school, honesty is the best policy, barking dog seldom bite, she should not shout at elders, my friend is a good actor। इसका मतलब यहाँ पर डिक्लेरेशन, सिंपल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, नेगेटिव और आपकी ओपिनियन, सब पार्ट हैं किसके? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के।
इसको रीड कर लो। अच्छा यहाँ पे अब जितना भी पढ़ा रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना अच्छे से अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। डन मैम। नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव में कुछ ना मेरे एक्सप्रेशन आएंगे, लेकिन वो एक्सप्रेशन किससे रिलेट होंगे? वो एक्सप्रेशन रिलेट होंगे बच्चे रिक्वेस्ट से, कमांड से, सजेशन से, एडवाइस से। अब उसमें एग्रेशन भी आ सकता है, पोलाइटनेस भी आ सकती है। तो इम्पेरेटिव चीज क्या होती है? जब कोई ना फीलिंग्स एक्सप्रेस हो, वो फीलिंग कोई भी हो सकती है, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें सरप्राइज एंड शॉक भी आता है। एक जहां पर भी आप नोट करते हो ना, तो इम्पेरेटिव में एक बार लिख लो सरप्राइज एंड शॉक। ठीक है जी। नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल है बच्चे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब जब भी व्हेनेवर यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, जब भी एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जहां पर भी क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये कब आता है? वंडर, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, इस तरीके से। तो हमने कितने टाइप पढ़ लिए बच्चे? डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव का पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। एक बार चारों को फटाफट देख लो, क्योंकि फिर नेक्स्ट और 4 टाइप्स भी हैं आपके सेंटेंसेस की। एक मिनट मैं ओपन कर देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा ओरल टेस्ट लूंगी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का। ओके मैम। डन मैम। नेक्स्ट फर्दर 4 तरह से क्लासिफाई करते हैं सेंटेंस को। सबसे पहला सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, कोई ज्यादा ये नहीं कि बहुत सारे वर्ब्स हैं, डिपेंडेंट है या नहीं है। बहुत सिंपल सेंटेंसेस जब हमने लिख दिए, कोई डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, एक निम्बल सा है, आई वॉक, आई ईट, आई प्ले, आई गो टू मार्केट, खत्म बात। सिंपल सेंटेंस सबसे सिंपल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। यूजुअली आता है बच्चे कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब जब एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंसेस हो। ये एग्जांपल्स, इनको एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल से ही हमें समझ में आएंगे।
ये लो जी, रॉबर ट्राइड टू एस्केप बट द पुलिस कॉट हिम। अब रॉबर भी है, पुलिस भी है, ट्राइड टू एस्केप भी है, कॉट भी है। तो देखो ट्राइड और कॉट दो वर्ब्स हो गई ना, बट भी आया हुआ है, प्रपोजिशंस भी लगी हुई हैं। तो जब ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, आई डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंटरफेयर। आई भी सब्जेक्ट है, यू भी सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर, इंटरफेयर भी वर्ब है, डिसाइड भी वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी दो है। तो इस तरीके से, और नॉट भी लगा हुआ है। पहले वाले में अगर देखा जाए तो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव हो रखा है। तो जब ऐसे दो सेंटेंस आपस में मिल जाते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्लॉजेस। एक्चुअली कंपाउंड सेंटेंस वही होता है बच्चे जो दो को आपस में जोड़ देता है, चाहे बीच में कॉमा लगा हो या सेमीकोलन लगा हो। तो ये आप ध्यान रखना, कॉमा, सेमीकोलन, एंड, बट, ये सब चीजें आती हैं। इनकी वजह से जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं तो इट इज नोन एज कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब डिपेंडेंट फैक्टर्स आ जाए। देखो, द बॉय रैन अवे व्हेन ही सॉ द लॉयन। आगे ना डिपेंडेंट, कब भागा वो? जब उसने लॉयन को देखा। मतलब अगर वो लॉयन को नहीं देखता तो नहीं भागता ना। तो ये चीज होती है, जब ऐसा कुछ डिपेंडेंट आ जाए ना बेटा, तब बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। एक बार ना पेज नंबर 2.10 रीड कर लो पूरा। आपके पास है, बुक है? यहीं से देखो, जस्ट गो फॉर अ क्विक रीड, क्योंकि इनके एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। मैम ये क्लॉजेज हैं? सब्जेक्ट्स है और सेंटेंसेस है। क्लॉज सेंटेंस का पार्ट होता है बेटा। डन मैम। आओ जी, अब नेक्स्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको समझा देते हैं। देखो जी, टाइम है बेटा तीन तरह का। एक जो अभी चल रहा है, एक जो चला गया, और एक आएगा। जब हम टेंसेस करते थे ना, तो हम इसके चार टाइप्स पढ़ते थे। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे पास्ट में भी सेम, इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, अगेन लास्ट पास्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले ये चारों अच्छे से लिख लो, प्रॉपरली लिखना बेटा, क्योंकि यहाँ से ना पूरा टॉपिक ही आपका एक ही मैं नोट्स में नोट करा दूंगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
डन मैम। एक टेबल बताते हैं आपको। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। नंबर 1 is indefinite। indefinite में प्रेजेंट में क्या होगा बेटा? प्रेजेंट हो या पास्ट हो, यहाँ पर नो हेल्पिंग वर्ब, बस फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा होता है। पास्ट में भी नो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। फ्यूचर में बच्चे विल या शेल लगा होगा नॉर्मली। एग्जाम्पल, he goes to market, पर मार्केट जाता है। he went to market, वो मार्केट गया। he will go to market, वो मार्केट जाएगा। पहले फर्स्ट नोट करो, तीनों का एग्जाम्पल हिंदी में लिखना है तो मैं हिंदी में भी लिखवा देती हूँ बच्चे। वह मार्केट इंग्लिश में लिख दूं, मार्केट जाता है। मैम कोई जरूरत नहीं है। वह गया मार्केट और वह जाएगा। ये सिंपल है, ठीक है ना। सेकेंड, एक्चुअली मेन चीज जो आपको याद रखनी है ना, वो मैं बता दूं मुझे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म्स लग रही हैं और हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि मुझे एक्टिव पैसिव हो या टेंसिव हो, मुझे ये सिर्फ वर्ब्स आपको याद करानी है कि अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, विल शेल लगा तो आप समझ जाओगे इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? पैसिव में। तो जब तक आपको उसकी रिजेम्बलेंस नहीं पता होगी तब तक हम नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो पहला बच्चे इंडेफिनिट। तो इनडेफिनेट के बाद आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स जब काम कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, इट मीन्स यहां पर लगेगा बच्चे इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक। यहां पर क्या होता है बच्चे? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। अब यहां पर विल शेल, लेकिन साथ में बी लगा होता है बेटा, प्लस अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। ही विल बी गोइंग। तो आईएनजी जो है ना, ये आईएनजी वाली जो टर्म्स है वो कॉन्टिन्यूअस को इंडिकेट करेंगी। ही इज, ही वॉज, एक मिनट इसको ब्लू से कर दो। ही इज गोइंग, he was going, he will be going। डन मैम। थर्ड, परफेक्ट। हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, will have या shall have।
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो है इंडिकेट करता है परफेक्ट को। परफेक्ट मतलब वो काम हो चुका है बेटा, इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे गो की तीनों फॉर्म्स क्या है, गो, वेंट, गोन। तो यहाँ पर गोन आएगा, GONE, गोन, काम हो चुका है, वो जा चुके हैं, जा चुके थे, जा चुके होंगे, इस तरीके से। डन मैम। ठीक है, तीनों क्लियर है बेटा। अब देखो कि एक्चुअल में एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है। मैंने ना अभी आज की सेशन में आपको सेंटेंसेस बताए। ये राम इज प्लेइंग क्रिकेट एक सेंटेंस है ना। अब देखो मैं आपको इसी का ही बताती हूँ। पहले एक सिंपल, ठीक है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट में राम क्या था बेटा, सब्जेक्ट, और क्रिकेट क्या था, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब मुझे बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? प्रेजेंट। कौन सा वाला है प्रेजेंट का, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारे पास एक्टिव वॉइस में है, मुझे इसका पैसिव बनाना है। कैसे बनाऊंगी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इट मींस राम, सॉरी, यहां पर आएगा क्रिकेट और यहां पर आएगा राम। हेल्पिंग में वही रहेगी, इज। आईएनजी हटके बी, ई प्लस आईएनजी आ जाता है, इसीलिए पूरा लिख रही हूं। क्रिकेट इज बीइंग, प्ले थी ना वर्ब, तो वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, और साथ में लग जाएगा राम। क्या हुआ बच्चे, सब्जेक्ट आ गया, इज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्लेइंग का आईएनजी हटा तो मैंने बीइंग लगा दिया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम। अब ये जो मैंने लिखा है ये एक्टिव नहीं, अब ये कौन सा वॉइस है बच्चे, ये है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव को पैसिव बनाना है ना, तो आप तभी बना पाओगे जब आपको ये पता होगा कि सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि मैं जो आपको रूल्स याद कराऊंगी वो इसी तरीके से कि अगर एक्टिव में इसमें है सेंटेंस तो पैसिव में इसमें कन्वर्ट होगा। यस मैम। ये एग्जांपल नोट करो।
डन मैम। एक टेबल है आपके सामने, देखो टेंसेस लिखे हुए ना, टेंसेस अब मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर वो एक्टिव में ऐसे हैं तो वो पैसिव में इस तरीके से बनेंगे। एक बार रीड करो, फिर कुछ सेंटेंसेस देती हूँ। डन मैम। ठीक है, इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको, ये देखो, पहला है आई लाइक टीवी प्रोग्राम, टीवी with positive content, तो टीवी programs with positive contents are liked by me, क्योंकि ऊपर ऑब्जेक्ट तो कुछ था ही नहीं जिसको हम सब्जेक्ट बनाएं, तो टीवी प्रोग्राम्स विद। अब यहाँ पर मी क्यों आया? आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। अगर आपको याद हो बच्चे, मैंने आज के ही 1 मिनट में आपको पहले शो कर देती हूँ। ये देखो मैंने ऑब्जेक्ट लिखवाया ना आपको, आई नहीं लिखा हुआ इसमें, मी माई सेल्फ। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आपको हेल्प करेंगे एक्टिव पैसिव में। देखो जैसे सेकेंड है ना, someone broke all the posts, all the pots were broken। ठीक है, यहाँ पर अब बाय समवन लिखने की जरूरत ही नहीं, टूट ही गया वो, तो बाय समवन नहीं लिख सकते हो आप। The farmers gave some hay and oats to the cows, some hay and oats were given to the cows by the farmer। अब टेबल लर्न कर लोगे तो ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी बच्चे, कहाँ पर कैसे। जैसे दस सीमा लाइक पेंटिंग, इस पेंटिंग लाइक बाय सीमा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इंटेरोगेटिव का तो इंटेरोगेटिव रखना है ना, इसीलिए पहले भी इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा पूरा जो भी सेंटेंस है, तो वहां डस से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर हमने इस कर दिया। क्यों? वहां पर सीमा का जो था वो हमारा क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। यहाँ पर अब उसको जब चेंज करना है तो चेंज करने के लिए इस आगे इस पेंटिंग लाइन बाय सीमा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यस मैम। एग्जाम्पल्स दिखाते हैं।
ये देखो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस। इसमें से पहले यहाँ तक करते हैं, न्यू जॉब इतना पढ़ो, इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। मैम हाँ जी, मैम एक एच वाला बताना जरा। फर्स्ट वन है जैसे बच्चे द फ्लैट टायर वाज चेंज बाय सी, ठीक है, फर्स्ट में वाज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। सेकंड वाला है अ मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय अस टुनाइट, ठीक है। थर्ड द ऑब्स्टेकल कोर्स वाज रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम, जो ना समझ आए बता देना। थर्ड वाला क्लियर है, द ऑब्स्टेकल कोर्स वाज रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम। फोर्थ The entire stretch of the highway was paved by the crew. Pave हो गई इसमें वर्ब, उसको हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, paved by the crew, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट द नॉवल वाज रीड बाय मॉम। अच्छा, रीड की ना तीनों फॉर्म्स रीड, रेड, रेडी होती है, बोलने में रेड रेड बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग सेम ही होती है, इसीलिए वहां पर भी रीड है और यहाँ पर भी रीड है, तो ये रीड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। द नॉवल वाज रीड बाय मॉम इन वन डे। नेक्स्ट है बच्चे अ स्कैथिंग रिव्यू वाज रिटन बाय द क्रिटिक। The house will be cleaned by me every Saturday, तो will के साथ will be आ गया, clean की थर्ड फॉर्म लग गई clean। 8 है बच्चा a safety video is required to be watched, थर्ड फॉर्म by the staff every year। अब every Saturday, every year ये सब सेंटेंस के एंड में ही रहते हैं, इनको कहीं मिडल में नहीं या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। जैसे नेक्स्ट है her application for a new job was faxed by her, फैक्स वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। 10 द एंटायर हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। क्लियर है फर्स्ट 10 बेटा? यस मैम। एक बार देख लेते हैं बाकी भी। 11 है द कंट्री इज, कवर की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, कवर्ड बाय द कॉर्पोरेशन सेल एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हो जाएगा पेमेंट इज एनक्लोज्ड टुगेदर विद आवर ऑर्डर बाय अस, वी का अस हो गया। 13 the delivery should be received by the customer by Friday, should be received। next he may have been notified by them before the invoice arrived, he may have been लग गया, notified by them before the invoice arrived। 15 their new dental equipment is only being marketed by FCS in Europe, and the last is cost would be reduced by us if we use less paper, क्योंकि we है तो फिर us use करेंगे। अच्छा, अब क्या है आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों की ना बच्चे जो एक्सरसाइजेज है ना वो करनी है अच्छे से, ठीक है। ओके इसको कर लेना क्लियरली, क्योंकि जब तक बेटा एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना कि कौन सा सेंटेंस क्या है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक्टिव पैसिव कराया, तो कुछ टेबल्स आज मैंने आपको मेंशन कराई और 2 टेबल्स एक्टिव पैसिव वाले वो बुक में से आपको देख के पहला आप एग्जांपल करना कि सेंटेंसेस को क्लासिफाई करना कि कौन सा इंपैरेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटिव है, कौन सा सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, ये तो इम्पोर्टेंट और पैसिव। तो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, उसके लिए नेक्स्ट सेशन तक आपको ऑब्जेक्ट्स, टेंसेस के टाइप,
किसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आती है, ये मैं नेक्स्ट सेशन में पूछूंगी। तो इससे पहले इसको प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अगर इंग्लिश अच्छी करनी है बेटा तो बेसिक्स तो क्लियर करने पड़ेंगे ना कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो इनको जो आज का क्लास है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में वोकैबुलरी स्टार्ट करना है, और वोकैबुलरी आपको पता थोड़ी सी वॉस्ट होती है, तो उसके लिए आज वाला जो किया है ना वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट